लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 9वां परिच्छेद मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भूपति सब बातें चारू से नहीं कह सका है। उमापति भूपति के अखबार का कार्याध्यक्ष था। चंदा वसूल करना, प्रेस और बाजार का लेन देन करना, नौकरों को तनख्वाह देना, ये सब काम उसी के जिम्मे था। इस बीच में अचानक एक दिन कागज वाले की तरफ से वकील की चिट्ठी पाकर भूपति दंग रह गया। भूपति पर उसके 2700 रुपये निकलते हैं। भूपति ने उमापति को बुलाकर कहा, ये क्या बात है? ये रुपए तो मैं तुम्हें दे चुका हूं। कागज वाले का देना 400-500 से ज्यादा ना होना चाहिए। उमापति ने कहा, जरूर उसने गलती की है। मगर बात दबी नहीं रही। कुछ दिनों से उमापति इसी तरह धोखा देता आ रहा है। सिर्फ कागज के बारे में ही नहीं, भूपति के नाम से उसने बाजार में बहुत कर्जा कर लिया है। गांव में जो वो अपने लिए पक्का मकान बनवा रहा है, उसका अधिकांश सामान उसने भूपति के नाम लिखा कर लिया है और उसमें बहुत सा रुपया कागज खाते का लगा दिया है। आखिर जब पकड़ ही गया तो रूखे स्वर से बोला, मैं तो भागा नहीं जा रहा, काम करके मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। तुम्हारी अगर एक कौड़ी भी बाकी रह जाए तो मेरा नाम बदल देना। उसके नाम परिवर्तन से भूपति को कोई तसल्ली नहीं हो सकती। असल में रुपए के नुकसान से उसे इतना कष्ट नहीं हुआ था, पर अकस्मात इस विश्वासघात से उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उस दिन वो असमय में घर के भीतर गया था। संसार में कम से कम एक विश्वास करने लायक जगह है। क्षण भर के लिए इस बात का अनुभव कराने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो उठा था। परंतु चारू तब अपने ही दुख से संध्या प्रदीप बगैर जलाए खिड़की के पास अंधेरे में बैठी थी। उमापति दूसरे ही दिन मेमन सिंह जाने को तैयार हो गया। बाजार वालों को मालूम होने से पहले ही वो खिसक जाना चाहता है। भूपति मारे घृणा के उमापति से बोला तक नहीं और भूपति की उस मौनावस्था को उमापति ने अपना सौभाग्य समझा। अमल ने आकर मंदा से पूछा, मंदा भाभी क्या बात हुई? चीज बस्त बांधने की ये धूम कैसी? मंदा, और नहीं तो क्या, जाना तो पड़ेगा ही। हमेशा क्या बनी ही रहूंगी? अमल, कहाँ जाने की तैयारी हो गई? मंदा, देश की। अमल, क्यों, यहां क्या तकलीफ हो गई? मंदा, तकलीफ मुझे क्या है बताओ। तुम सबों के साथ थी, आराम से ही थी, लेकिन औरों को तकलीफ होने लगी जो। इतना कहकर उसने चारू के कमरे की तरफ इशारा किया। अमल गंभीर होकर चुप हो रहा। मंदा ने कहा, छी छी, कैसी शर्म की बात है। बाबू ने अपने मन में क्या सोचा होगा? अमल ने इस बात को लेकर आगे कुछ चर्चा नहीं की। अपने मन में इतना समझ लिया कि चारू ने उन दोनों के बारे में भैया से ऐसी कोई बात कही है जो कहने की नहीं है। अमल घर से निकलकर रास्ते में टहलने लगा। उसकी ऐसी तबीयत हो गई कि वो इस घर में अब वापस ना आवे। भैया ने अगर भाभी की बात पर विश्वास करके उसे अपराधी समझ लिया हो तो मंदा को जिस रास्ते चलना पड़ा है उसे भी वही रास्ता पकड़ना चाहिए। मंदा को विदा करना एक हिसाब से अमल के लिए निर्वासन का आदेश है। सिर्फ वो मुंह से कहा नहीं गया बस। इसके बाद उसका कर्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है। अब एक क्षण भी यहां नहीं रहा जा सकता। मगर भैया उसके विषय में मन ही मन किसी तरह की अनुचित धारणा बनाए रखेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। इतने दिनों से वे उसे अक्षुण्ण विश्वास के घर में स्थान देकर उसका पालन पोषण करते आए हैं। उस विश्वास पर अमल ने किसी भी अंश में चोट नहीं पहुंचाई। ये बात भाई साहब को बगैर समझाए वो कैसे जा सकता है? भूपति उस समय रिश्तेदारों की कृतघ्नता, पावनेदारों के तकाजे, ऊटपटांग हिसाब और रीति तहवील को लेकर माथे पर हाथ धरे चिंता में डूबा हुआ था। इस शुष्क मानसिक दुख में उसका कोई साथी न था। वो गंभीर मनोवेदना और ऋण के साथ अकेला खड़ा होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा था। इतने में अमल ने आंधी की तरह उसके कमरे में प्रवेश किया। भूपति ने अपनी अथाह चिंता में से सहसा चौंक कर उसकी तरफ देखा। बोला, क्या खबर है अमल? अकस्मात ऐसा मालूम हुआ जैसे अमल कोई और एक दो संवाद लेकर आया हो। अमल ने कहा, भैया मुझ पर संदेह करने का क्या कोई कारण हुआ है? भूपति ने आश्चर्य के साथ कहा, तुम्हारे ऊपर संदेह? और मन ही मन सोचने लगा, जैसी दुनिया देख रहा हूं, किसी दिन अमल पर भी संदेह करना पड़े तो कोई ताज्जुब नहीं। अमल ने कहा,
भाभी ने क्या मेरे चरित्र के संबंध में तुम्हारे पास कोई शिकायत की है? भूपति ने सोचा, ओह ये बात है। खैर, जी में जी तो आया। स्नेह का अभिनय है। उसने सोचा था कि सर्वनाश पर शायद और कोई सर्वनाश हो गया, मगर भयंकर संकट के समय में भी इन सब तुच्छ विषयों को सुनना ही पड़ता है। दुनिया एक तरफ पुल को झकझोरती भी रहेगी और दूसरी तरफ उस पुल को अपनी शाक सब्जी की डलिया पार करने के लिए ताकीद करने से भी बाज नहीं आएगी। दुनिया का दस्तूर ही यही है। और कोई वक्त होता तो भूपति अमल का मजाक उड़ाता, पर आज उसमें वो प्रसन्नता न थी। उसने कहा, पागल तो नहीं हो गया? अमल ने फिर पूछा, भाभी ने कुछ कहा नहीं है? भूपति, तुमसे वे प्यार करती हैं, इसलिए कुछ कहा भी हो तो उसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं। अमल, काम धंधे की कोशिश के लिए मुझे और कहीं जाना चाहिए? भूपति ने उसे धमकाते हुए कहा, अमल, तुम ऐसा लड़कपन कर रहे हो जिसका ठीक नहीं है। अभी पढ़ो लिखो, काम धंधा पीछे होता रहेगा। अमल उदास चेहरा लिए वहां से चला आया और भूपति अपने अखबार के ग्राहक रजिस्टर में लिखे हुए 3 साल के चंदे के साथ खाता बही का जमा खर्च मिलाने बैठ गया। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 9वां परिच्छेद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।